नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSSB TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, क्योंकि जिस भी प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं तथ्यों को हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रीतिकाल से संबंधित और अन्य तथ्यों को देखा था कि रीतिकाल की परिभाषा क्या निकलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी कुछ कथनों को हमने देख लिया था। रीति शब्द की जो व्याख्या हमने देख ली थी, रीति शब्द का अर्थ हमने देख लिया था और अन्य विद्वानों द्वारा भी रीति के बारे में क्या कहा गया, इन सभी तथ्यों को हमने देख लिया था। साथ ही हमने देखा था रीतिकाल के अंतर्गत कवियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो रीतिकाल के अंतर्गत कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तीनों श्रेणियों के कवियों को हमने अलग अलग समझ लिया था कि किस श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से कवि शामिल हैं। तो उन्हीं कवियों में जो प्रमुख कवि है जिनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी तथ्यों को हम ध्यान में रखते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं केशवदास से। केशवदास से आज हम शुरुआत करेंगे। देखते हैं कितने लेखक हम कर पाएंगे। आज की लगभग हम शायद 4 लेखकों को करने की कोशिश करेंगे। समय देख लेते हैं कितना लगेगा, या फिर 2 या 3 तो हम अवश्य ही करेंगे। तो क्योंकि जल्दी जल्दी हमने जो है अपना पाठ्यक्रम कंप्लीट करते हुए निरंतर अभ्यास करते हुए प्रश्न उत्तरों का भी अधिक से अधिक अभ्यास करना है, ताकि परीक्षा में आप लोग और अच्छे से स्कोर कर पाओ। तो निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो आपको एक एक लाइन को, एक एक तथ्यों को ध्यान से समझते हुए चलना है। एक एक पॉइंट से प्रश्न बनता है। तो देख लेंगे सबसे पहले केशवदास। केशवदास का जन्म की बात करें तो 1555 ईस्वी में केशवदास जी का जन्म जो है काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षा में। तो आपको ध्यान रखना है 1555 ईस्वी में केशवदास जी का जन्म हुआ। मृत्यु की बात करें तो 1617 ईस्वी में जन्म स्थान रहा। केशवदास जी का जन्म वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ओरछा नगर में माना जाता है। उसके बाद बात करें इनका उपनाम था केशवदास जी का वेदांती मिश्र। वेदांती मिश्र इनका उपनाम रहा है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि केशवदास जी का उपनाम क्या रहा, या फिर वेदांती मिश्र निम्नलिखित में से किस लेखक का उपनाम रहा। इस प्रकार से प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं। पिता का नाम जो है काशीनाथ रहा। शीघ्रबोध नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की, यानी काशीनाथ के द्वारा जो एक ग्रंथ लिखा गया शीघ्रबोध। अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए, अगर नया प्रश्न भी बन सकता है कि शीघ्रबोध नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किन्होंने की, तो केशवदास के पिता काशीनाथ ने। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, जाति से सनातन ब्राह्मण थे। केशवदास की अगर जाति पूछ ली तो आप बता सकते हो। आश्रय में रहे, यानी किन के आश्रय में रहे। हर एक रीतिकाल के कवि जो है अपने राजाओं के दरबारों में जो है आश्रय के रूप में रह करके कविताएं लिखते थे, रचना करते थे। तो केशवदास जी किन के आश्रय में रहे, तो ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रय में रहे। ये यहाँ से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये अगला पॉइंट आएगा हमारा। तो केशवदास जी जो है ओरछा के नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत के आश्रय में रह करके उन्होंने रचनाएं की है। उसके बाद देखें, केशवदास को अलंकारवादी आचार्य माना जाता है, क्योंकि ये अलंकार विहीन कविता को सुंदर नहीं मानते। केशवदास एक किस प्रकार के आचार्य रहे हैं, वे एक अलंकारवादी आचार्य रहे। ऑप्शन में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, केशवदास रसवादी आचार्य है या केशवदास अलंकारवादी आचार्य। तो आपको ध्यान रखना है कि केशवदास जी को अलंकारवादी आचार्य माना गया है, क्योंकि वे अलंकार विहीन यानी बिना अलंकारों के कविता जो है वे सुंदर नहीं मानते कविता को। जैसे कि उन्होंने अपने दोहों में कहा भी है, अपनी रचना में, कविता में कहा भी है कि जपति सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवर्त भूषण बिनु न बिरचाई कविता बिनित अमीत। तो कि जिस प्रकार से जो एक नारी बिना आभूषणों के सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार से अलंकारों के बिना भी कविता अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार से जो है केशवदास ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन
किया उसके अनुसार उनको भक्ति काल में स्थान मिलता है, लेकिन ये प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो केशवदास जी को भक्ति काल में स्थान दिया है, लेकिन प्रवृत्ति के आधार पर जो हम बात करें तो केशवदास जी को रीति काल में रखा जाता है। केशवदास जी को रीति काल का प्रवर्तक कवि भी माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास जी को रीति काल का प्रवर्तक आचार्य माना है। तो देख लेते हैं, केशवदास हिंदी साहित्य में रीति काव्य के प्रथम आचार्य भी माने जाते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य में रीति काव्य के प्रथम आचार्य कौन रहे हैं, तो आपको लगाना है केशवदास जी। उसके बाद बात करें हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। काव्य के विभिन्न अंगों का जो शास्त्रीय पद्धति से विवेचन करने वाले कौन आचार्य रहे, कौन लेखक रहे रीति काव्य के, तो वे रहे केशवदास जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में आ जाता है कि केशव किसको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत माना गया है। लेकिन अगर ये आ जाए तो कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया, कठिन गद्य का प्रेत जो है अज्ञे जी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करते हुए आप तथ्यों को याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे और हमेशा तक याद रहेंगे। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को माना गया है, लेकिन कठिन गद्य का प्रेत जो है अज्ञे जी को कहा जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देख लेते हैं आगे। केशव ने अलंकार विवेचन, दंडी के काव्यदर्श तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। यानी कि कहने का मतलब है, केशवदास ने जो अलंकार विवेचन किए हैं उनको किन रचनाओं को अनुकरण बना करके उन्होंने किया है, तो संस्कृत के प्रमुख आचार्य रहे हैं दंडी, और जिनका ग्रंथ रहा है काव्यदर्श, तथा केशव मिश्र द्वारा रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत के ग्रंथों को उन्होंने आधार बनाया है अपनी रचनाओं में। इन ग्रंथों को आधार बना करके उन्होंने अपनी रचनाओं में काव्य अलंकार विवेचन किया है। उसके बाद बात करें आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला। उसके बाद बात करें आगे, देख लेते हैं। पांडित्य दर्शन की इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ आलोचकों ने केशव को हृदयहीन कवि भी कहा है। इसी प्रवृत्ति के कारण जो है कुछ आलोचकों ने जो है केशवदास को हृदयहीन कवि भी कहा है। हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है, तो केशवदास जी को। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर अगर पूछ लिया जाए तो आपको तथ्यों को, एक एक कवियों से संबंधित सभी तथ्यों को समझते हुए चलना है, ताकि आप प्रश्नों का सही से आंसर कर सको। देख लेते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। ये भी कथन जो है कई बार पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है केशव केवल उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द क्रीड़ा के कवि या शब्द क्रीड़ा के प्रेमी रहे हैं। ये कथन किसका है, तो शुक्ल जी का केशव के संबंध में। आगे देखते हैं। शुक्ल के संबंध में एक कथन और प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न ही अनुभूति। उन्होंने कहा है कि प्रबंध रचना करने के योग्य न तो केशवदास में शक्ति थी और न ही अनुभूति। ये भी कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित परीक्षा में कई कथन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से कथन शुक्ल ने कहे हैं। आचार्य शुक्ल के शब्दों में केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरलता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोल दिया है। उसके बाद आगे देखते हैं। केशवदास जी वस्तुतः एक श्रेष्ठ कवि थे। सूर और तुलसी के पश्चात हिंदी काव्य जगत में इन्हीं की गणना की जाती है। इनके संबंध में एक जो है
पंक्ति भी कही जाती है। क्या पंक्ति क्या कहा जाता है केशवदास जी के संबंध में या सभी कवियों के संबंध में, तो हम देख लेते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि उद्घोत सम जहाँ तह करत प्रकाश। यानी कि कहा गया है, ये परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि सूरदास जी को किसके समान बताया गया है, तुलसीदास जी को किसके समान बताया गया है। तो यहाँ पर सूरदास जी को सूर यानी सूरदास जी जो है सूर्य के प्रतीक माने गए हैं। ये पूछ लिया जाता है कि कौन कवि किसका प्रतीक माना गया है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। और तुलसीदास को शशि यानी कि चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। सूरदास जी सूर्य के समान, तुलसीदास जी चंद्रमा के स्थान। उडगुन केशवदास को किसके समान माना गया है, यानी कि उडगुन का होता है तारे, बहुत सारे तारे, यानी तारों के समान किसे माना गया है, केशवदास को। अब के कवि खदोत सम जह तह करत प्रकाश। खदोत का मतलब होता है जुगनू। एक प्रकार से हम जुगनू कह सकते हैं कि आजकल के जो कवि होते हैं वे जुगनू के समान होते हैं, जो यहाँ वहाँ जा कर के प्रकाश फैला रहे हैं। सूरदास जी को सूर्य के समान, तुलसीदास जी को चंद्रमा के समान और तारों के समान केशवदास जी को बताया है। और आजकल के कवि जो है जुगनुओं के समान इधर उधर जो है प्रकाश फैलाते घूम रहे हैं। ये इस पंक्ति के अंतर्गत ये कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पंक्ति से काफ़ी बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको सामने ये लेकर के आई हूँ। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो तथ्य है हमारा। रीतिकाल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये भाई थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। रीतिकाल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। उसके बाद देख लेते हैं, इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीतक, धर्मशास्त्र, ज्योतिष्य व राजनीति के भी ज्ञाता रहे हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। केशवदास जी की प्रमुख रचनाओं के संबंध में जब हम बात करें तो केशवदास की लगभग 10 रचनाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी हम देख लेते हैं केशवदास जी की प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले हम बात करें रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक 1600 ईस्वी की, छंदमाला और 12 मासा, और एक है वीर सिंह चरित्र। जो ये 10 रचनाएं हैं, इनके संबंध में भी हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, ताकि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार से रचनाओं से संबंधित भी अगर प्रश्न आ जाए तो हम आसानी से कर सकें। तो देख लेते हैं। रसिक प्रिया 1591 में रचित रचना रही। रामचंद्रिका जो है 1601 में, कवि प्रिया 1601 में, रतन बावनी 1607, विज्ञान गीता भी 1607, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, नक्सिक 1600, छंदमाला फिर उसके बाद है 12 मासा रचना भी जो है 1600 ईस्वी में लिखी गई। लेकिन कुछ मतभेदों के अनुसार जो बात कही गई है, किरण चंद्र शर्मा ने 12 मासा को केशवदास की अलग कीर्ति नहीं मानते। वे कहते हैं कि केशवदास कवि प्रिया का ही एक अंश है। अगर 12 मासा रचना किन की है ये पूछ लिया जाए तो केशवदास जी की रचनाओं में, अगर ये पूछ लिया जाए इनमें से केशवदास जी की रचना कौन सी नहीं है, अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो 12 मासा का भी आपको ध्यान रखना है कि ये रचना केशवदास द्वारा रचित है। लेकिन अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए तो केशवदास जी की किस रचना को कवि प्रिय का ही एक अंश माना गया है, तो वो 12 मासा। इस प्रकार से अगर घुमा फिरा कर भी प्रश्न पूछ लिए जाए आप कर सकते हो। तो देख लेते आगे। एक रचना अंतिम उनकी जो मानी गई है, वीर सिंह देव चरित। अंतिम नहीं है भाई ये, वैसे मैं बता रही हूँ 10 रचनाएं मानी गई है, तो अब बता रही हूँ कि वीर सिंह देव चरित्र भी केशवदास की रचना मानी गई है 1607 ईस्वी की। उसके बाद और अन्य तथ्यों के बारे में हम बात करें इनकी रचनाओं के संबंध में, तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला इनके रीतिपरक ग्रंथ माने जाते हैं। रसिक प्रिया में 16 प्रकाश है, जिनमें 13 प्रकाश श्रृंगार से संबंधित रहे हैं। कवि प्रिया 1601
ईस्वी अलंकारों, काव्य दोषों आदि का वर्णन भी मिलता है। उसके बाद बात करें आगे, कवि प्रिय में परिस्थितिमूलक लक्षण उदाहरण योजना पाई जाती है। कवि प्रिय की रचना कवि ने अपने आश्रयदाता इंद्रजीत की राजनृत्य की राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए कि ये इस पॉइंट से कई बार परीक्षण पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राय इंद्रजीत की नृत्य की राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी गई, वो है कवि प्रिय केशवदास जी की। उसके बाद बात करें, इनमें अलंकार निरूपण के साथ साथ काव्य दोष व रीति वर्णन भी मिलता है। केशवदास ने आचार्य तव्य की कविता की पूर्ण अभिव्यक्ति कवि प्रिय ग्रंथ में किए करता है। उसके बाद बात करें आगे छंदमाला की, तो छंदमाला में कवि ने 77 छंदों का लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। छंदमाला के अंतर्गत रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित राम काव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा गया है, तो रामचंद्रिका को, क्योंकि छंदों की अधिकता होने के कारण इस रचना को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें आगे, रामचंद्रिका में केशव को सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई। रामचंद्रिका संवाद योजना बेजोड़ है। जो रामचंद्रिका की जो संवाद योजना है वो बेजोड़ है, ये माना गया है। उसके बाद बात करें आगे, जिस प्रकार से जयशंकर प्रसाद के नाटकों की संवाद योजना बेजोड़ बताई है, उसी प्रकार से रामचंद्रिका की रचना का संवाद योजना भी बेजोड़ माना गया है। उसके बाद बात करें, रामचंद्रिका की कथा वस्तु 39 प्रकाशों में विभक्त है तथा इसमें कुल मिलाकर 12 संवाद हैं। प्रकाश पूछ लिया जाए तो 39 रामचंद्रिका में, और संवाद पूछ लिए जाए तो 12। रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। ये अगर केशवदास की रचना रामचंद्रिका के संबंध में अगर ये पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको सभी इन तथ्यों को ध्यान रखना है कि किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अगली जो रचना हम देखें तो विज्ञान गीता एक प्रबंध काव्य है। उसके बाद बात करें आगे, वीर सिंह देव की प्रेरणा से केशव ने विज्ञान गीता रचना की है। विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें कवि ने दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति की है। उसके बाद बात करें रतन बावनी की, 1606 ईस्वी में, यह भी एक प्रबंध काव्य है। रतन सेन की प्रशंसा में रतन बावनी की रचना की गई। रतन बावनी एक वीर काव्य है। इस काव्य में वही 56 छंद और वीर कवितोचित द्वितीय बहु अपभ्रंश शैली पाई जाती है। इसी शैली का प्रयोग पूर्वकालीन वीर काव्यों में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक रचना और वीर सिंह देव चरित्र जो 1607 की रचना है, यह भी एक प्रबंध काव्य है। यह एक प्रास्तिमूलक चरित्र काव्य है। इस काव्य को केशवदास ने धर्म का आदर्श आवरण प्रदान किया है। उसके बाद आगे बात करें जहांगीर जस चंद्रिका, कई बार पूछी जाती है जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका जो रचना है केशवदास की 1612 ईस्वी की प्रबंध रचना है। आप लोगों को जहांगीर जस चंद्रिका जो है रचना को पढ़ करके एक रचना और ध्यान में आ रही होगी जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। हम पहले आदिकाल के अंतर्गत उस रचना का नाम है जय मयंक जस चंद्रिका। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर के बतानी है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आपको बतानी है, मैं आपको ये बता देती हूँ। जय मयंक जस चंद्रिका जो रचना है वो किस लेखक द्वारा लिखी गई है हम पहले पढ़ चुके हैं। बार बार प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम अभ्यास भी कर चुके हैं। तो आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में लिख करके उस रचना के रचनाकार का नाम बताना है। 2 रचनाएं हैं, एक जयचंद प्रकाश और एक जय मयंक जस चंद्रिका।
दोनों रचनाओं के लेखकों का आपको नाम बताना है। उसके बाद बात करें, कुछ तो होमवर्क भी आप लोगों को करना ही चाहिए कि जितना हमने पहले पढ़ा है सभी बार बार अभ्यास करोगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी परीक्षा में। काफ़ी है, एक बार अब आप अगर गलत भी कर देते हो तो फिर आपको पता चलता है हाँ मैंने ये गलत किया, या मैंने अपने द्वारा कहीं से ढूंढ करके खोज करके इस रचना का नाम देखा है, तो वो आप कभी भी नहीं बोलोगे। तो इसी तरह जो है आपको अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ धीरे धीरे आगे लेकर के जाना है। वीर सिंह के मित्र जहांगीर की परास्ती में केशव ने जहांगीर जसचंद्रिका लिखी है, जहां यह कहना कठिन है कि जहांगीर केशव के आश्रयदाता थे। वीर सिंह देव के विपत्ति के दिनों में जहांगीर ने उनकी सहायता की थी, इसलिए केशव ने अपने आश्रयदाता के मित्र को अमर बताया है इस रचना के द्वारा। उसके बाद बात करें छंद विरोधी पंगु। एक सेकंड भाई। कुछ केशवदास जी के संबंध में पंक्तियाँ भी परिचित है, बार बार परीक्षाओं में जो पंक्तियाँ पूछी जाती हैं उनको भी हमने साथ साथ ले लिया है। लेकिन रीतिकाल के अंतर्गत जितने भी प्रमुख कथन और पंक्तियाँ रही है उनसे संबंधित भी हम एक क्लास रख लेंगे, ताकि आपके सामने सभी कथन और पंक्तियाँ आपके सामने जो है प्रस्तुत हो, या फिर बार बार आप उनकी रिवीजन कर सको। तो देख लेते हैं, छंद विरोधी पंगु सुन नग्न जो भूषणहीन, मृत कहावे अर्थ बिनु केशव सुनो परवीन। जो ये पंक्ति है केशवदास द्वारा रचित है। उसके बाद अगली पंक्ति और देख लेते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुरन सरस सुवर, भूषण बिनु न बिरचाई, कविता बनीता मीत। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया भाई। भाषा बोली न जानी जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती ते ही कुल केशवदास। जो ये पंक्ति है केशवदास जी द्वारा रचित पंक्ति रही है। और ये पंक्ति जो है भाषा वाली, ये कहाँ से ली है, केशवदास ने किस रचना की है, तो ये कवि प्रिया की है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार लेखक का नाम न पूछ करके आजकल इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है या केशवदास जी की किस रचना से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, चिंतामणि की बात करते हैं। दूसरा जो रीतिकाल कवि, प्रमुख रीतिकाल कवियों में शामिल है, रीतिबद्ध कवि है चिंतामणि जी। तो और केशवदास ने भी हमने रीतिबद्ध कवियों में ही पढ़ा है, तो रीतिबद्ध कवियों को हम पढ़ रहे हैं, तो केशवदास जी हमने पढ़ लिया। अब बात करें चिंतामणि की, तो चिंतामणि हिंदी रीति काव्य के आचार्य कवि चिंतामणि का महत्व इस दृष्टि से सर्वाधिक है कि इन्होंने अपने से पूर्ववर्ती केशवदास की उस अलंकारिक परंपरा और पद्धति यानी भामा और दांडी को छोड़ करके मम्मट और विश्वनाथ की रसवादी दृष्टि का अनुकरण किया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि केशवदास जी ने तो अपनी जो अलंकारवादी आचार्य रहे हैं, केशवदास जो अलंकारवादी परंपरा जो है उन्होंने भामा और दांडी की पद्धति को अपनाया, लेकिन चिंतामणि जी जो है एक रसवादी आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने जो है मम्मट और विश्वनाथ की रसवादी दृष्टि का अनुकरण किया है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका अनुगमन सैकड़ों प्रवर्ती रीति काव्याचार्यों ने भी किया है। उसके बाद बात करें आगे, इसलिए हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा और रीतिकाल का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि से ही मानते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, और कुछ विद्वानों ने केशवदास जी को माना है, यानी कुछ विद्वानों ने नहीं, डॉक्टर नगेंद्र और अधिकतर विद्वानों ने यानी सर्वमान्य केशवदास जी रहेंगे। लेकिन अगर शुक्ल के अनुसार पूछ लिया जाए तो चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है। इसके बाद बात करें आगे, इनकी भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा रही है। मधुरता, लालित्य और अनुप्रासमयता कवि
की भाषा शैली के प्रमुख गुण इनमें विद्यमान है। उसके बाद बात करें आगे चिंतामणि का जन्म काल। चिंतामणि के जन्म के संबंध में हम बात करें तो चिंतामणि जो है संवत 1666 के लगभग और कविता कालीन का 1700 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। इनके पिता का नाम जो है रत्नाकर त्रिपाठी था, यानी कि रतिनाथ भी कह सकते हैं, रतिनाथ भी आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद चिंतामणि कभी कभी अपनी रचनाओं में अपना नाम मणिलाल और लालमणि भी बताते हैं। उसके बाद बात करें आगे चिंतामणि के संबंध में। चिंतामणि त्रिपाठी कविवर भूषण, मतीराम और जटाशंकर, जटाशंकर का अन्य नाम जो है नीलकंठ भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखना है कि ज्येष्ठ भ्राता थे, यानी ये 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। इन तीनों भाइयों में जो है सबसे बड़े, जब से ज्येष्ठ थे, श्रेष्ठ थे जो वे थे चिंतामणि। लेकिन कुछ विवाद यह है भी कि भूषण न तो चिंतामणि और न ही मतीराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में रहते थे। भूषण के संबंध में ये एक मतभेद है, एक विवाद है कि भूषण न तो चिंतामणि के भाई थे, न वे मतीराम के भाई थे और न ही वे शिवाजी के दरबार में रहते थे। आश्रय में रहे, यानी कि जो चिंतामणि जो है वे किन के आश्रय में रहे ये हमें देख लेते हैं। तो शाहजी भोसले तथा शाहजहाँ के आश्रय में रहे चिंतामणि। ये रसवादी आचार्य रहे। केशवदास जी किस प्रकार के आचार्य थे? अलंकारवादी आचार्य, लेकिन चिंतामणि जो है रसवादी आचार्य रहे। उसके बाद बात करें आगे, चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक लगभग सभी आचार्यों ने माना, क्योंकि रीतिकाल का जो रीतिकाल नाम पड़ा वे रीति ग्रंथों की अधिकता रूपी से पीड़ा और रीति ग्रंथों की जड़ी चिंतामणि के बाद ही लग गई थी, यानी कि बाद में जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना, फिर सभी आचार्यों ने भी और अन्य आचार्यों ने भी जो है चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मान लिया, क्योंकि जो बाद में जब रीति ग्रंथों की अधिकता पड़ी तो फिर जो है रीति ग्रंथों की झड़ी जो है चिंतामणि के बाद ही लगी, ये कहा जाता है। उसके बाद बात करें आगे, लक्षण विवरण में चिंतामणि ने मम्मट का अनुकरण किया है, यानी लक्षण विवरण की बात करें तो चिंतामणि ने किसका अनुकरण किया है? मम्मट जी का अनुकरण किया है। रस विलास ग्रंथ इनका एक तरह से भानुदत्त मिश्र की रसमंजरी तथा रस तरंगिणी का पद अनुवाद ही माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रस विलास ग्रंथ जो है चिंतामणि जी का, वो एक तरह से भानुदत्त मिश्र की रचना रसमंजरी है तथा रस तरंगिणी है, उसका पद्य अनुवाद इस रचना को माना गया है। उसके बाद चिंतामणि जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको हो रही होगी, मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि केशवदास को वैसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है, लेकिन शुक्ल के अनुसार जब रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना तो और बाद के आचार्यों ने चिंतामणि को माना, नहीं तो शुरुआत में जब माना था तो केशवदास को और अन्य सर्वमान्य जो है केशवदास ही रहे थे रीतिकाल के प्रवर्तक। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि परीक्षा में अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाए किस आचार्य को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है, तो वो माना जाता है केशवदास जी को। किस आचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना, तो वो माना केशवदास जी को। अगर ये पूछ लिया जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना, वो माना चिंतामणि को। इस प्रकार से आपको हर एक प्रश्नों को बिल्कुल एक एक क्लियर करते हुए चलना है, ताकि आपको एक भी प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन न हो। उसके बाद बात करें चिंतामणि की प्रमुख रचनाएं जब हम देखें तो रसविलास, कवि कल्पतरु, छंद विचार, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रामायण और रामाश्वमेघ, कृष्ण चरित,
ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके संबंध में तथ्यों को हम देखें तो बात करें, चिंतामणि कृत कविकुल कल्पतरु में 8 प्रकरण हैं। कई बार ये पूछ लिया जाए कवि कल्पतरु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा सत्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो आपको हर एक रचनाओं के संबंध में तथ्यों को ध्यान से समझना है। कवि कल्पतरु में काव्य भेद, काव्य स्वरूप, काव्य दोष, अलंकार आदि का वर्णन किया गया है। कवि कल्पतरु में काव्य लक्षण दोहा छंद में है और उदाहरण कवि सवैया छंद में है। चिंतामणि ने रसविलास में रस विवेचन किया है। उसके बाद बात करें, कवि कल्पतरु इनका सर्वांग निरूपण ग्रंथ माना गया है। यानी कि कवि कल्पतरु में जो है रस, छंद, अलंकार और सभी का प्रयोग किया गया है। सर्वांग निरूपण का मतलब होता है कि काव्य शास्त्र के सभी अंगों का इसमें प्रयोग किया गया हो, वो होता है हमारा सर्वांग निरूपण। और विशेषतांग निरूपण क्या होता है? विशेषतांग निरूपण में केवल एक विशेष का वर्णन किया हो, कोई रचना केवल रस से संबंधित हो या कोई रचना केवल अलंकार से संबंधित हो। इस प्रकार से आपको अंतर रखना है, देखना है कि कौन सी रचना जो है सर्वांग निरूपण है या कौन सी रचना विशेषतांग निरूपण है, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से चिंतामणि की कौन सी रचना सर्वांग निरूपण है या कवि कल्पतरु एक किस प्रकार की रचना है। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है। तो रस विवेचन में इन्होंने भानुदत्त मिश्र और विश्वनाथ जी का अनुकरण किया है। उसके बाद बात करें आगे, श्रृंगार मंजरी में इन्होंने नायिका भेद का वर्णन किया है। इनकी श्रृंगार मंजरी जो रचना है, नायिका भेद का सुंदर एवं शुद्ध विवरण मिलता है। उसके बाद नायिका भेद वर्णन उच्च कोटि तथा शुद्ध है। श्रृंगार मंजरी रचना अभी हाल ही में प्रकाश में आई है, जो तेलुगु लिपि में लिखित संस्कृत के गद्य ग्रंथ का ब्रज भाषा में पद्य पद अनुवाद किया गया है। और रामायण रचना रामकथा वर्णन, रामायण रचना में जो है रामकथा का वर्णन है, जो एक प्रबंध काव्य है। रामेश्वर रामकथा तथा अश्वमेघ प्रसंग है। रामेश्वर में जो इनकी रचना वो रामकथा तथा अश्वमेघ प्रसंग है, यह भी एक प्रबंध काव्य है। छंद विचार पिंगल में इन्होंने प्राकृत पेंगलम के आधार पर छंदों पर प्रकाश डाला है। कृष्ण चरित्र द्वारा छंदों का वर्णन किया गया है। उसके बाद एक रचना और है इनकी पिंगल, जिसे पिंगल नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी शिव सिंह सरोज में दी गई है। इस प्रकार से चिंतामणि की रचनाओं के संबंध में भी आप लोगों ने देख लिया है। उसके बाद बात करें आज की क्लास में हम नंबर 3 कवि जो है हमारे मतीराम, ये भी रीतिबद्ध कवि रहे हैं। तो मतीराम के संबंध में और अन्य तथ्यों को हम देख लेते हैं। तो मतीराम हिंदी के प्रसिद्ध ब्रज भाषा के कवि रहे हैं। मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सूर्यमल मेरुण स्थित तिकवामपुर या त्रिविक्रमपुर में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा रचित रसराज और ललित ललाम नामक 2 ग्रंथ रहे हैं। और एक आप लोगों ने पढ़ाई था रसविलास। रसविलास जो है चिंतामणि की रचना है, लेकिन रसराज जो है मतीराम की रचना। इस प्रकार से आपको अंतर करते हुए एक जैसी चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है, ताकि आप परीक्षा में कंफ्यूज ना हो। परंतु इधर कुछ अधिक खोजबीन के उपरांत मतीराम के नाम से मिलने वाले 8 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। और इन 8 ग्रंथों की रचना शैली तथा इनमें आए और उनमें संबंधित विवरणों के आधार पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि मतीराम नाम के 2 कवि हुए हैं। वे आचार्य कवि चिंतामणि तथा भूषण के भाई थे। इनका उल्लेख जो है वंश भास्कर में मिलता है। यानी कि जो मतीराम है वे चिंतामणि और भूषण के भाई होने का उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें वंश भास्कर रचना में हमें उल्लेख मिलता है। मतीराम का अधिकांश समय बूंदी दरबार में व्यतीत हुआ। वहाँ से हाड़ा राजाओं का वर्णन और चरित्र चित्रण उन्होंने बड़े प्रभावशाली ढंग से किया।
उसके बाद बात करें आगे, इनके अतिरिक्त गढ़वाल के परमार वंश के राजा फतेह शाह के दरबारी कवि थे। कवि के तौर पर मतीराम का नाम लिया जाता है, लेकिन वे संभवतः दूसरे मतीराम थे। जो अतिरिक्त एक कवि तो हमें वंश भास्कर में जो ये देखने को मिलता है कि ये चिंतामणि और भूषण के भाई थे, लेकिन उनके अतिरिक्त जब दूसरे मतीराम की बात करें, दूसरे मतीराम के, वो हमें इन गढ़वाल के परमार वंश के राजा फतेह शाह के दरबारी कवि के रूप में हमें देखने को मिलता है, जो कि वे दूसरे कवि माने जाते हैं। लेकिन अगर रचनाओं की बात करें, अगर परीक्षा में मतीराम इन रचनाओं से संबंधित ये पूछ लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो ये रचना है किस कवि की है, तो आपको मतीराम ही लगाना है, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य में इन दोनों मतीरामों को दो मतीराम ने रख करके एक ही मान लिया गया है। तो ये जो सभी रचनाएं हैं मतीराम जी की हैं। मतीराम फूल मंजरी, रसराज। मतीराम की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम और सतसई। और दूसरे मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ अलंकार पंचशिका, छंदसार, पिंगल संग्रह, व्रत कौमुदी, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार, जो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर ये इन रचनाओं में से, सभी रचनाओं में से कोई भी रचना पूछ ली जाए, ये नहीं पूछा जाएगा ये कौन से मतीराम की रचना है, ये जो वंश भास्कर में जिनका उल्लेख है उस मतीराम की है या फतेहपुर जो के कवि रहे हैं उन मतीराम की है। तो इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा, इन रचनाओं का नाम दे दिया जाएगा, ये किस लेखक की रचना है या इस रचना के अंतर्गत क्या पाया जाता है, उसका आपको ध्यान रखना है। इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि एक मतीराम ये है, एक मतीराम वो है, दो मतीराम हुए हैं, इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाते। सिर्फ रचनाएं ही पूछी जाती है, जो कि आपको ऑप्शन में केवल एक ही मतीराम का नाम आपको मिलेगा। तो देख लेते आगे। प्रथम कीर्ति जो है मतीराम जी की वो रही है फूल मंजरी, जो इन्होंने संवत 1678 ईस्वी में जहांगीर के लिए बनाई थी, और इसी के आधार पर इनका जन्म 1660 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया गया है। इनका दूसरा ग्रंथ जो है रसराज है, इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार रहा है। मतीराम की प्रसिद्धि का आधार उनका कौन सा ग्रंथ रहा है ये भी पूछा जा सकता है। तो रसराज जो है मतीराम की जो है प्रसिद्धि का प्रमुख आधार माना गया है। रसराज का रचना काल जो है संवत 1690 और 1700 के मध्य माना जाता है। उसके बाद बात करें आगे। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार रसराज इनकी प्रथम रचना है। यह श्रृंगार रस और नायिका भेद पर लिखा जाने वाला ग्रंथ है। अगर बच्चन के अनुसार मतीराम जी की प्रथम रचना पूछ ली जाए तो रसराज इनकी प्रथम रचना है, जो कि श्रृंगार रस और नायिका भेद पर लिखा गया ग्रंथ है। इनकी रसराज रचना रीतिकाल में बिहारी सतसई के समान ही लोकप्रिय रही है। रहीम की बरवे नायिका भेद और भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर नायिका भेद इन्होंने किया है। उसके बाद बात करें आगे। इसका तीसरा ग्रंथ जो है ललित ललाम। ललित ललाम बूंदी नरेश भाव सिंह के राजा भाव सिंह के आश्रय में रह करके इन्होंने इस अलंकार संबंधी ग्रंथ का जो है रचना की है। किसकी? ललित ललाम। अगर ये पूछ लिया जाए ललित ललाम किस प्रकार की रचना है, तो ये एक अलंकार संबंधी ग्रंथ माना जाता है, जो कि भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रह करके लिखी। उसके बाद इसका रचना काल 1720 के आसपास माना जाता है। इस ग्रंथ में लक्षण, चंद्रालोक, कुवलयानंद नामक संस्कृत ग्रंथों को आधार बनाकर अपने उदाहरण दिए हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस ग्रंथ को आधार बना करके रचना की है। जैसे कि हमने पढ़ा था केशवदास ने दंडी के जो काव्यदर्श रचना को आधार बना करके अलंकार संबंधी रचनाएं की है। तो जो मतीराम ने जो है इन ग्रंथों को आधार बना करके अपनी रचना की है, यानी कि चंद्रालोक और कुवलयानंद जो संस्कृत ग्रंथ
के आधार पर इन्होंने उदाहरण दिए हैं। उसके बाद बात करें आगे, इनमें रसराज के कुछ छंद दिए गए हैं। रसराज की निश्चल भावुकता के स्थान पर इसमें सूक्ष्म काल्पनिकता भी स्पष्ट होती है। उसके बाद बात करें आगे, मतीराम की अंतिम रचना जो है वो सतसई है। यह संकलन 1740 के आसपास बिहारी सतसई के उपरांत किया जान पड़ता है। अधिकांश विषय पर श्रृंगार और रीति संबंधी ग्रंथ मिलते हैं। मतीराम के प्रमुख ग्रंथ, मतीराम पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ और लेखक देख लेते हैं कि मतीराम पर जो ग्रंथ लिखे गए यानी मतीराम से संबंधित जो मतीराम के जीवन परिचय को उसमें दर्शाया गया, वे किस लेखक द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ लिखा है, जिसमें कि उन्होंने मतीराम के संबंध में जो बात की है या दर्शाया है, उनके जीवन के संबंध में, उनकी रचनाओं के संबंध में जो है विस्तृत से जानकारी दी है। उसके बाद बात करें कृष्ण बिहारी मिश्र की, तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने मतीराम ग्रंथावली लिखी है। उसके महेंद्र कुमार ने जो है मतीराम कवि और आचार्य नामक ग्रंथ की रचना की। त्रिभुवन सिंह ने महाकाव्य मतीराम नामक ग्रंथ की रचना की है। और मतीराम का सर्वप्रथम विस्तृत जीवन परिचय देने वाला ग्रंथ जो है हिंदी नवरत्न माना जाता है, जिनका मुख्य आधार शिव सिंह सरोज है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी नवरत्न जो ग्रंथ है उन्होंने किस ग्रंथ को आधार बनाकर जो है लिखा गया, यानी कि मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न ग्रंथ मुख्यतः किस ग्रंथ का आधार बनाकर लिखा गया ग्रंथ है। तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ को, जो कि शिव सिंह सेंगर जी का ग्रंथ रहा है। इस प्रकार से अगर घुमा फिरा कर भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको समझ बेस के साथ पढ़ते हुए चलना है। द्वितीय मतीराम का परिचय केवल वृत्त कौमुदी के आधार पर प्राप्त होता है। अगर वृत्त कौमुदी ये पूछ ली जाए निम्नलिखित में से वृत्त कौमुदी किस लेखक की रचना है, तो आपको ये नहीं बताना है कि ये पहला मतीराम है या दूसरा मतीराम, ऑप्शन में केवल मतीराम मिलेगा। तो दोनों मतीरामों की जो रचनाएं हैं आपको से केवल मतीराम नाम से याद कर लेनी है कि हाँ ये रचना मतीराम की है। इस बात में कन्फ्यूजन नहीं होना है कि क्योंकि पुस्तकों में ये दिया हुआ है, पूरी व्याख्या सहित दिए हुए हैं, ये मतीराम वो मतीराम, तो इस तरह से हमें याद नहीं करना है। ये वत्स गोत्रीय त्रिपाठी रहे हैं। इनका जो निवास स्थान है वो बनपुर था। दूसरे मतीराम की बात बताई जा रही है। इन मतीराम का नाम जो है विश्वनाथ था। इनका रचना जो है अलंकार पंचशिखा अलंकार पर संवत 1747 विक्रमी संवत में लिखा गया एक संक्षिप्त ग्रंथ माना जाता है। इनमें 116 दोहे में रचना काल दिया हुआ है। उसके बाद बात करें, यह कुमायूं नरेश उदौल चंद्र के पुत्र ज्ञानचंद्र के लिखा गया ग्रंथ है। इसमें दोहा, कवित, छवैया आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बात करें, एक साहित्यसार 10 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है। एक रचना और मानी गई है, एक ग्रंथ और माना गया है साहित्यसार, वो भी मतीराम जी द्वारा ही लिखा गया है। यह एक छोटा सा ग्रंथ है जो कि नायिका भेद पर लिखा गया ग्रंथ है। इसका रचना काल जो है 1740 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। लक्षण श्रृंगार रस के भावों एवं विभावों का वर्णन करने वाले जो ये ग्रंथ माना गया है। उसके बाद बात करें, अगला जो हमारा कवि है वो रहा है कवि भूषण। 4 कवियों को ही हम आज की क्लास में करेंगे। कवि भूषण के संबंध में तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ ही रखा होगा कि कवि भूषण एक वीर कवि, एक सेकंड भाई, वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो देख लेते हैं। रीतिकाल में वीर रस के भूषण का जन्म जो है 1613 ईस्वी में कानपुर के गांव तिकवापुर में हुआ। भूषण का देहांत जो है 1500
सॉरी भाई 1715 ईस्वी के लगभग हो गया। काफ़ी देर बोलते बोलते थोड़ा से जो है शब्द इधर उधर निकलने लग जाते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जितनी अधिक मेहनत करोगे आपको जो है सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। देख लेते हैं। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम बताया जाता है। तो कई बार पूछा जाता है घनश्याम निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम है, तो भूषण का। इनके पिता जो है पंडित रतननाथ त्रिपाठी रहे हैं। भूषण इनकी उपाधि रही है जो इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर चित्रकूट राजा रुद्र ने प्रदान की है। तो कई बार पूछी जाती है कि भूषण की उपाधि भूषण कवि को किन्होंने दी है, तो आपको ध्यान रखना है चित्रकूट के राजा रुद्र ने। उसके बाद बात करें आगे। भूषण ने महाराज शिवाजी और राजा छत्रसाल को अपनी कविता का नायक बनाया है। ये शिवाजी है भाई, महाराज शिवाजी और राजा छत्रसाल को अपनी कविता का नायक इन्होंने बनाया है भूषण ने। इन दोनों के पराक्रम और दानशीलता का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। भूषण ने वीर रस के काव्य का सृजन किया है। विद्वानों ने इनके 6 ग्रंथ बताए हैं। कौन कौन से? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषणों उल्लास। ये जो प्रमुख ग्रंथ है ये भूषण के हैं। उसके बाद बात करें आगे। इनमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक व शिवा बावनी ही उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों में जो है केवल शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी ही उपलब्ध ग्रंथ माने गए हैं। भूषण उल्लास और भूषण हजारा, दूषणों उल्लास ये उपलब्ध ग्रंथ नहीं हैं। उसके बाद बात करें शिवराज भूषण में जो है 105 अलंकारों के लक्षण व उदाहरण दिए गए हैं। कई बार पूछा जाता है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों व लक्षणों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, तो ध्यान रखना है 105। उसके बाद बात करें शिवराज भूषण का आधार ग्रंथ जयदेव द्वारा रचित चंद्रालोक को माना गया है। यानी शिवराज भूषण का जो आधार ग्रंथ है वो जयदेव द्वारा जो रचित रचना है चंद्रालोक। संस्कृत के आचार्य रहे हैं जयदेव। इनके ग्रंथ चंद्रालोक का आधार को किस ग्रंथ का आधार माना? वो शिवराज भूषण को। उसके बाद बात करें आगे। शिवा बावनी में महाराज शिवाजी की वीरता का वर्णन मिलता है। शिवा बावनी में किसका वीरता का वर्णन मिलता है? महाराज शिवाजी की वीरता का। और छत्रसाल दशक में इन्होंने महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है। और छत्रसाल दशक में छत्रसाल बुंदेला के पराक्रम, दानशीलता व शिवा बावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज गुणों का वर्णन हमें मिलता है। ये पॉइंट हमने कर ही लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम बात करें तो इन दो वीरों का जिस उत्साह से सारी हिंदू जनता स्मरण करती है उसी की व्यंजना भूषण ने की है। ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। यानी हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि किसे माना है? शुक्ल के अनुसार भूषण कवि को माना है। तो इस प्रकार से जो है केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और भूषण के संबंध में हमने इन रीतिकालीन कवियों की रचनाओं के संबंध में भी सभी तथ्यों को देख लिया है। जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी तथ्यों को करते हुए हमने जो है आज की क्लास की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे और अधिक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास बनाने का। तो दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। DSSP की या फिर किसी भी जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसकी तैयारी को अगर आप कर रहे हो तो उसको बिल्कुल निरंतरता के साथ हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए साथ साथ उनके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करते हुए आप करोगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इसी आधार पर हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।